हाय, रेलवे इंजीनियरिंग से जुड़ी कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को ह्यूज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एज ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग डेट दैट इज 11th ऑफ सितंबर, राइट्स लिमिटेड ने 14 मंथ्स में 137% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। आरवीएनएल ने लास्ट 1 ईयर में 382% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इरकॉन ने 18 मंथ्स में 151% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ग्रोथ आखिरकार हुई क्यों है? क्या ये ग्रोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकती है? एंड अभी हमें इन कंपनीज में क्या करना चाहिए? तो मैं सुशील देवल फैक्ट्स एंड रिसर्च के बेसिस पर इन पॉइंट्स के आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रेलवे इंजीनियरिंग कंपनीज करती क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है उसमें नई लाइन बिछाना, उसकी डबलिंग करना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस बनाना, ये सब काम करती है। इरकॉन जनरली कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम देखती है, लेकिन एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर तो आती है, लेकिन रेलवे से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ही नहीं देखती है। ये जनरली हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, ईएचपी सब स्टेशन कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम देखती है। ये कंपनी इंडिया के बाहर भी प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है। राइट्स लिमिटेड जो है ये कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शंस, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक्स मींस रेलवे से जुड़े स्टॉक्स का एक्सपोर्ट एंड लोकोमोटिव्स के लीजिंग का काम देखती है। तीनों कंपनीज का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो रेलवे ही है। रेलवे से मिलने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनकी मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ डिपेंड करती है, इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनकी ग्रोथ वेरी कर सकती है। तो इन कंपनीज में आखिरकार ग्रोथ आई क्यों? तो सबसे पहला कारण है ईज इन सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक हुए थे एंड इक्विपमेंट्स की सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज अराइज हुए थे, वो लास्ट के 1 से 1.5 साल में सेटल होते दिखाई दे रहे हैं। इससे कंपनीज के मार्जिन्स बेटर हुए हैं। सेकेंड रीजन है कि ह्यूज पुश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मॉडर्नाइजिंग द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रनिंग न्यू ट्रेन्स एटसेट्रा। लास्ट के 4 से 5 सालों में रेलवे से जुड़े ह्यूज अनाउंसमेंट्स हुए हैं एंड वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट भी हुए हैं। थर्ड एंड जो सबसे बड़ा कारण है इन कंपनीज की ग्रोथ के पीछे वो है हायर एग्जीक्यूशंस। इस टाइम जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये कंपनीज अपने ऑर्डर्स को काफ़ी फास्ट पेस पर एग्जीक्यूट कर रही हैं, जिसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनीज इतने फास्टर पेस पे एग्जीक्यूशन क्यों कर रही हैं, इसका रीजन हम वीडियो में आगे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सेक्टर की टेलविंड के कारण ही ये कंपनीज अच्छी खासी ऑर्डर बुक पे बैठी हुई हैं। अगर हम इरकॉन की बात करें तो इसकी ऑर्डर बुक 32,486 करोड़ की है एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के 3.1 टाइम्स है। उसके बाद अगर हम राइट्स को देखें तो इसकी ऑर्डर बुक है 5,702 करोड़ एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के 2.2 टाइम्स है। उसके बाद अगर आरवीएनएल की ऑर्डर बुक देखें तो ये 65,000 करोड़ की है एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 की ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में 3.2 टाइम्स है एंड ये अच्छी खासी ऑर्डर बुक है जिसे इन कंपनीज ने आने वाले कुछ सालों में एग्जीक्यूट करना है। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती हैं उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म की स्टोरी की बात करें, जो फैक्टर इसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है उसमें सबसे फर्स्ट है हाई गवर्नमेंट कैपेक्स। कुछ प्रोजेक्ट्स जो इसी साल में अनाउंस हुए हैं उनकी लिस्ट को मैं स्क्रीन पर स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूं सो दैट आप इन प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ जानकारी देख पाएं। आप इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद कुछ नई वंदे भारत ट्रेन की अनाउंसमेंट भी इस सेक्टर के लिए लॉन्ग रन में अच्छी ग्रोथ लेकर आएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर के लिए अच्छी ग्रोथ देगा। रेलवे बजट का जो ट्रेंड है उससे भी हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे सेक्टर को लेकर काफी फोकस्ड है एंड फाइनेंशियल ईयर 23 बजट में 2.4 लाख करोड़ की कैपिटल का आउटले अनाउंस हुआ है जो कि हाईएस्ट एवर है। तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी की बात करें तो वो काफी इंटैक्ट दिखती है, मींस अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्या शॉर्ट टर्म में भी इन कंपनी से हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ डाटा के बेसिस पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो है ऑर्डर बुक के ट्रेंड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। फ्रेंड्स, अभी स्क्रीन पर आपकी जो डाटा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर आप चाहें तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आरबीएनएल की ऑर्डर बुक का ट्रेंड देखें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 52,000 करोड़ की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू के 2.7 टाइम्स थी। देन ये Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर हो जाती है 56,000 करोड़ एंड ये फाइनेंशियल ईयर 22 की रेवेन्यू का 2.8 टाइम हो जाती है। उसके बाद Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़कर 65,000 करोड़ की हो जाती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के 3.2 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ आप ऑर्डर बुक में माइल्ड पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। उसके बाद अगर राइट्स लिमिटेड की ऑर्डर बुक का ट्रेंड देखें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में 5,500 करोड़ की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में 2.1 टाइम्स थी एंड ये उसके अगले क्वार्टर में बढ़कर हो जाती है 5,870 करोड़ की एंड ये फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में 2.2 टाइम्स थी। एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो जाती है 5,702 करोड़ की, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के 2.2 टाइम्स थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक का जो ट्रेंड है ये एकदम फ्लैट है, कोई खास ऑर्डर बुक में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। उसके बाद अगर हम इरकॉन की ऑर्डर बुक का ट्रेंड देखें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में ये थी 38,023 करोड़ की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू के 5.2 टाइम्स थी। उसके बाद ये Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में हो जाती है 35,000 करोड़ की, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 22 की रेवेन्यू के 3.4 टाइम्स थी। उसके बाद अगले क्वार्टर में Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में ये ऑर्डर बुक हो जाती है 32,486 करोड़ की, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के 3.1 टाइम्स थी। तो इरकॉन के केस में हमें थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि ऑर्डर बुक पहले 5.2 टाइम्स थी फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू के, उसके बाद 3.4 टाइम हो जाती है, एंड ये लास्ट के क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3.1 टाइम्स हो जाती है। एक ट्रेंड जिसके बारे में मैंने काफ़ी जगह पढ़ा भी, एंड यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑर्डर थोड़े कम मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, एंड जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उन्हें भी काफ़ी फास्टर पेस पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एग्जीक्यूशन फास्टर होने के कारण तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स में टेम्पररली स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसका रीज़न देखने को कहीं नहीं मिला है। जो मेरा लॉजिक कहता है, एंड वो ऑफकोर्स गलत भी हो सकता है, वो ये कि मई 24 में इलेक्शन है, एंड हर सरकार की कोशिश होती है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इलेक्शन से जस्ट पहले कंप्लीट हों, इसलिए एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट पेस पर हो रहा है डिस्पाइट द रीजन जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं। एंड एक बार इलेक्शन ओवर हो जाती है उसके इमीडिएटली बाद जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं उनका कोई खास क्रेडिट नहीं मिलता है, इसलिए इन कंपनीज को शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूट होने वाले ऑर्डर्स में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। जब ऑर्डर्स में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, स्पेशली वैसे ऑर्डर्स जिन्हें शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करना हो, तो इसका इंपैक्ट रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट जो डाटा हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इन कंपनीज की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम इरकॉन के प्राइस टू अर्निंग को देख लेते हैं। यहाँ हम 10 ईयर्स के चार्ट को लगा देते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो मीडियन पीई है वो 9.2 है, एंड प्रेजेंटली जो पीई है वो 14 के अराउंड है, एंड 10 ईयर के हाईएस्ट लेवल पर है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि सेक्टर की आउटलुक बेटर हो रही है तो इस केस में पीई एक्सपेंशन हो सकता है या पीई में री रेटिंग हो सकती है, तो उस केस में भी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 12 के अराउंड तक का काफ़ी है, इससे ऊपर का पीई थोड़ा हायर ही माना जाएगा। उसके बाद अगर हम राइट्स लिमिटेड के प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो यहाँ हम इसका भी 10 ईयर का चार्ट लगा लेते हैं, तो मीडियन पीई है 13.9 का। अगेन अगर हम यहाँ भी मानते हैं कि इस केस में भी प्राइस टू अर्निंग का री रेटिंग हो सकता है या प्राइस टू अर्निंग में एक्सपेंशन हो सकता है, तो भी उस केस में 20 तक का प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, या फिर हम ये कह सकते हैं 18 से 20 के बीच का प्राइस टू अर्निंग काफ़ी है, एंड उसके ऊपर का प्राइस टू अर्निंग ओवर वैल्यूड ही माना जाएगा, एंड ये प्रेजेंटली ऑल टाइम हाई के अराउंड है। प्राइस टू अर्निंग को स्टडी करें तो यहाँ हम फिर से 10 ईयर्स के प्राइस टू अर्निंग को लगा लेते हैं, एंड इसका जो मीडियन पीई निकल कर आता है वो है 6.6 का, एंड प्रेजेंटली ये 16 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। हाँ भी अगर हम प्राइस टू अर्निंग के री रेटिंग या प्राइस टू अर्निंग के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो 10 से 12 तक के प्राइस टू अर्निंग काफ़ी है, एंड प्रेजेंट जो पीई है ये काफ़ी ओवर वैल्यूड माना जा सकता है। ऑर्डर बुक एंड प्राइस टू अर्निंग से हमें जो हिंट मिल रहे हैं वो ये कि नेक्स्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रह सकती है। स्टडी से तो यही पता चलता है कि फ्रेश एंट्री अभी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में हमें कुछ करेक्शन देखने को मिले, तब एंट्री के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा ना हो कि हम फोमो में आकर ऑल टाइम हाई में इन्वेस्ट करके फंस जाएं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज की स्टोरी अच्छी है, जहां हमें मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए आप खुद से अच्छे से स्टडी करिए एंड उसके बेसिस पर ही डिसाइड करिए। आफ्टर ऑल आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी, आई रिक्वेस्ट का वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, सो दैट मोटिवेट होकर हम और भी क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लेकर आ पाएँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।